हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता और इससे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न सेक्शंस, और उन्हीं सेक्शंस और टॉपिक्स की चर्चा करते हुए आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 107, 108 और 110। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं और ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने सेक्शन 98 में पढ़ा था कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति यदि अपनी जाति से भिन्न किसी व्यक्ति को अपनी भूमि का अंतरण करना चाहता है या बंधक करना चाहता है, विक्रय करना चाहता है, दान करना चाहता है, तो उसे कलेक्टर की पूर्व अनुमति लेनी होगी। शर्त है ये सेक्शन 98 में। उसके बिना वो अंतरण नहीं कर सकता, विक्रय नहीं कर सकता, दान नहीं कर सकता। तो बात ये आती है कि क्या वो अनुसूचित जाति से भिन्न किसी व्यक्ति को वसीयत कर सकता है? ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका भी जवाब है कि नहीं। जब वो ये सब नहीं कर सकता तो वसीयत भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वसीयत करने का पावर उसको दे दिया जाए कलेक्टर की बिना पूर्व अनुमति के, अगर वो वसीयत कर सकता होता तो कोई भी उसकी जाति से भिन्न व्यक्ति उसे वसीयत करा लेता। किसी न किसी रूप में अंतरण तो हो ही जाती। तो फिर सेक्शन 98 का क्या होता? इसलिए वो वसीयत भी नहीं कर सकता, विक्रय नहीं कर सकता, दान नहीं कर सकता, बंधक नहीं कर सकता, पट्टे में नहीं दे सकता, तो वसीयत भी नहीं कर सकता। ये याद रखना है आपको। अब असंक्रमणीय अधिकार वाला यदि कोई भूमिधर है तो क्या वो वसीयत कर सकता है? अपनी भूमि का, अपनी जोत का वसीयत कर सकता है? तो चूंकि असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के पास भी ट्रांसफर का राइट नहीं है, तो वसीयत के बहाने से वो ट्रांसफर कैसे कर सकता है? क्योंकि इसके साथ भी वही हो सकता है, भाई आप अंतरण नहीं कर सकते हैं, विक्रय नहीं कर सकते हैं, वसीयत कर दीजिए हमारे नाम। तो लगभग कहानी तो वही हो गई। हमें तो भूमि का अंतरण रोकना है। तो भूमि का अंतरण रोकने के लिए हमें जो भी टूल्स बनाए गए हैं तो वो टूल्स उनके पास होने ही नहीं चाहिए। अगर उनमें से 4-5 हमारे पास टूल्स हैं तो उनमें से कोई एक टूल अगर उनको दे दिया गया तो वो तो बाकी के तो फिर बेकार ही हो जाएंगे। वो एक का यूज करके अपना काम कर लेगा। तो इस तरह से असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर भी अपनी ज्योति का, अपने जोत का, अपने भूमि का अंतरण नहीं कर सकता। ये भी याद रखना है, ठीक है। अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं कर सकता वसीयत अपनी जाति से भिन्न व्यक्ति को, और असंक्रमणीय अधिकार वाला व्यक्ति भी किसी को भी वसीयत नहीं कर सकता। और ये बात बताई गई है धारा 107 में। असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत का वसीयत के द्वारा अंतरण नहीं कर सकता, वसीयत नहीं कर सकता, उसे वसीयत करने का अधिकार नहीं है। ये बात बताई गई है सेक्शन 107 में। 107 का क्लास 4 है, आप इसको देख सकते हैं। और 107 में ही ये बता दिया गया है कि यदि इस प्रकार का कोई अंतरण किया जाता है तो ऐसा अंतरण शून्य माना जाएगा, शून्य होगा, है ना। वसीयत अगर कर देता है वो, तो ऐसी वसीयत शून्य होगी। ये याद रखना है आपको। तो वसीयत शून्य होगी। एक तो कर नहीं सकता, अगर कर दिया तो उसका प्रभाव शून्य होगा। और अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है इसी वीडियो में, उत्तराधिकार का, न्याय गमन का। तो अगर कोई पुरुष भूमिधर है, आसामी है या सरकारी पट्टेदार है, तीनों के उत्तराधिकार की बात है। या तो कोई पुरुष भूमिधर है, या कोई आसामी है, या कोई सरकारी पट्टेदार है,
इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके पास जो जोत है, जो भूमि है, उसका न्यायगमन कैसे होगा? तो उनकी भूमि का न्यायगमन धारा 108 का क्लास 2 बताता है। तो धारा 108 के क्लास 2 के अनुसार उनकी जोत का, उनकी भूमि का न्यायगमन होगा। किनके किनके? तो कोई पुरुष भूमिधर है, सरकारी पट्टेदार है, या फिर असामी है। इनके लिए सेक्शन 108 बनाया गया है। 108 का क्लास 2 के अनुसार इनकी भूमि का न्यायगमन होगा। उसमें धारा 108(2) सब क्लास 2 में लिस्ट दी गई है उत्तराधिकारियों की। उसमें एक क्रम मिलेगा आपको। तो लिस्ट में जो क्रम दिया गया है उस क्रम के अनुसार ही न्यायगमन होगा और हम क्रम से चलेंगे। पहले वाले में कोई है तो उसे मिलेगा, पहले वाले में से कोई नहीं है तो फिर देखा जाएगा दूसरे वाले में से कोई है। अगर दूसरे वाले में से कोई है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, फिर आगे देखा जाएगा। इस तरह से क्रम से चला जाएगा और उसके कारण क्रम का अनुपालन करना ही होगा। तो वरीयता क्रम उसमें दिया गया है, तो वरीयता के अनुसार ही न्यायगमन होगा। धारा 108(2) में जो लिस्ट दी गई है, जो सूची दी गई है, वो वरीयता क्रम में दी गई है। इसलिए वरीयता क्रम का पालन करना ही होगा और वरीयता क्रम के अनुसार उनकी संपत्ति का, अचल संपत्ति का न्यायगमन होगा, उत्तराधिकार में वो प्राप्त करेंगे। अब पहले क्रम में कौन आएगा? तो यहां पर निकट से दूर जाने की व्यवस्था है। पहले क्रम में वो लोग आएंगे जो मृतक के सबसे नजदीक होते हैं, सबसे नजदीक होते हैं। अब आप समझ सकते हैं सबसे नजदीक कौन कौन हो सकता है। तो उसकी पत्नी जो इस समय विधवा होगी, उसके पुत्र और उसकी पुत्री, ये तो सबसे नजदीक ही हैं, इसीलिए इनको प्रथम श्रेणी वरीयता क्रम में रखा गया है। तो विधवा होगी, पुत्र होंगे, पुत्री होंगी, अविवाहित पुत्री, जिनकी शादी हो गई है उनको प्रथम क्रम में नहीं लिया गया है। साफ लिखा गया है विधवा, अविवाहित पुत्री, पुत्र, पुत्र के पुत्र, जो भी पुण्य जाति वंशज हैं, ये उस क्रम में आएंगे। तो पहले क्रम में ये है। तो ये आपको ये सीखना है कि नजदीक से दूर जाना होगा और नजदीक की भी श्रेणियां है कि अब इतने नजदीक, इसके बाद अब इनसे कौन नजदीक हो सकता है, फिर कौन नजदीक, यानी कि फिर इनसे ये सबसे नजदीक हो गए, अब इसके बाद कौन हो सकते हैं, फिर बाद कौन हो सकते हैं, इस तरह से हम दूर जाते जाएंगे। तो आप लोग धारा 108 के क्लास 2 में जो सूची दी गई है उसे आप एक बार देख लें और नजदीक से दूर जाने का उसमें आप क्रम देख लें। अब आपको याद हो जाएगी वो। विशेष बात इसमें ये है कि इन लोगों में अगर एक ही क्रम में ये सारे लोग हैं तो उनमें हिस्सा कैसे मिलेगा, कैसे डिवाइड किया जाएगा, कैसे वितरण किया जाएगा। तो उसमें ये बताया गया है कि जो अविवाहित पुत्री होगी, विधवा होगी और पुत्र होंगे, इनको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। ये याद रखना है, अविवाहित पुत्री को, विधवा को और पुत्रों को। मीन्स अगर 5 लोग हैं ये सब मिला करके, तो संपत्ति का 1/5 सबको मिलेगा, बराबर बराबर मिलेगा, ये कहना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, किसी न किसी रूप में पूछी जाती है और तब हम कहते हैं पेपर टफ आया है, वो यहां से क्वेश्चन बन सकता है।
यदि अविवाहित पुत्री ने अपना हिस्सा प्राप्त किया है, पुरुष भूमिधर से प्राप्त किया है उत्तराधिकार में, ऐसे न्यायगमन में उत्तराधिकार में अगर अविवाहित पुत्री ने पुरुष भूमिधर से उत्तराधिकार में कोई जोत, कोई भूमि प्राप्त की है और उसके बाद वो विवाह कर लेती है, तो विवाह के पश्चात क्या होगा? तो विवाह के पश्चात उसका जो हित है, जो हिस्सा मिला था उसे, वो जिस पुरुष भूमिधर से प्राप्त किया है उसी पुरुष भूमिधर के निकटतम जीवित उत्तराधिकारी को न्यायगत हो जाएगा। समझिए, अगर अविवाहित पुत्री ने अपने पिता से उत्तराधिकार में कोई जोत प्राप्त की है और उसके बाद वो विवाह कर लेती है या उसका विवाह हो जाता है, तो विवाह के पश्चात जो भी उसने हिस्से में भूमि प्राप्त करी थी वो पति की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि उस अविवाहित उस पुत्री के जिसने विवाह कर लिया है उसके पिता के पुरुष की तरफ जाएगी, पिता की तरफ जाएगी और पिता में जो पुरुष वंशज का निकटतम उत्तराधिकारी होगा उसको वो प्राप्त होगी, ये कहा गया। लेकिन शर्त इसमें देखिए, उसके पास कोई वारिस नहीं होना चाहिए तब। अगर वो स्त्री विवाह कर लेती है लेकिन उसके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो संपत्ति उसका पति उत्तराधिकार में नहीं प्राप्त कर सकता, ये कहना चाह रहा है ये। हाँ, अगर विवाह के पश्चात उसके उत्तराधिकारी हैं, उसके पुत्र हो गया है, उसकी पुत्री हो गई है, जो भी उसके उत्तराधिकारी हैं, तो फिर वो जोत, वो भूमि उसके पिता के पुरुष वंशज के निकटतम उत्तराधिकारी को नहीं जाएगी, बल्कि उस भूमि का उत्तराधिकार न्यायगमन धारा 110 के अकॉर्डिंग उसके ही उत्तराधिकारियों को जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर पुरुष भूमिधर के उत्तराधिकार की बात करनी है तो धारा 108 पढ़नी है, और अगर महिला भूमिधर या महिला जोतदार के उत्तराधिकार की बात करनी है, उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार की बात करनी है, तो धारा 110 आपको पढ़नी पड़ेगी। ये फर्क है इसमें। तो ये आपको याद रखना है, ये फर्क है इसमें। उत्तराधिकारी नहीं है तो वो संपत्ति उसके पति को नहीं मिलेगी, उसके पिता के उत्तराधिकारियों की तरफ चली जाएगी, जो भी इस समय निकटतम होगा। लेकिन अगर उत्तराधिकारी है तो फिर वो उस तरफ नहीं जाएगी, वो उसी के उत्तराधिकारियों को जाएगी धारा 110 के अनुसार। दोनों धाराओं में बस यही फर्क है कि धारा 108 पुरुष भूमिधर के उत्तराधिकारी की बात करती है और धारा 110 महिला जोतदार की बात करती है। आगे का वीडियो हम कल देंगे और बहुत से इंपॉर्टेंट सवालों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।